मैथ्स समाधान यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 8वीं के बहुभुज पाठ को जानेंगे। कक्षा 8वीं के बहुभुज पाठ का भाग 1 हम देखेंगे और अगले वीडियो में एक फरमाइश हुई है कक्षा 7वीं की, वो मैं आप लोगों को कल बनाकर दूंगा। तो कक्षा 8वीं के इस पाठ बहुभुज को जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बहुभुज क्या होते हैं। ठीक है, बहुभुज का क्या मतलब होता है। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो बहुधन भुज, तो ये निकलता है बहुत सारी भुजाएं, बहुत सारी भुजाएं। तो बहुभुज चूंकि किसी आकृति से संबद्ध है, ठीक है, ज्यामितीय आकृति से संबद्ध एक शब्द है, इसलिए बहुभुज का मतलब होगा बहुत सारी भुजाओं वाली आकृति, बहुत सारी भुजाओं वाली आकृति। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बहुभुज का। बहुत सारी या बहुत, जिसमें बहुत सी भुजाएं हों, ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। अब हम वास्तविक रूप से बहुभुज को परिभाषित करने अगर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि जब हम बंद आकृतियों की बात करें जिसमें शीर्ष होते हैं ना, ठीक है, बंद आकृतियों की बात करें जिसमें शीर्ष होते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोला क्योंकि बंद आकृति वृत्त भी होती है ना, और लेकिन वृत्त में शीर्ष नहीं होते हैं। तो बंद आकृतियों की अगर हम बात करें, माने ऐसी आकृतियां जो भुजाओं से घिरी हों और बंद हों, मतलब सभी तरफ से ये भुजाएं आपस में जुड़कर जो है इस आकृति को बंद बनाते हों, कहीं से भी भुजाएं खुली ना हो। माने मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आकृति इस प्रकार की ना हो, यहाँ खुला है ऐसी स्थिति ना हो। तो जब हम बंद आकृतियों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमको त्रिभुज मिलता है, उसके बाद कोई भी एक चतुर्भुज मिल जाता है, वो किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो। फिर इस तरीके से हम अगर बनाएंगे तो हमको इसमें 5 भुजाएं होती हैं, तो इसको पंचभुज बोल दिया जाता है। फिर देखिए ये इस तरीके से बनता है, एक आकृति बनती है, ठीक है। इसको 6 भुजाएं होती हैं तो षष्ठभुज बोल दिया जाता है। तो बहुभुज को अगर हम परिभाषित करें तो एक ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हों उसे बहुभुज कहते हैं। ऐसी बंद आकृति, ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक क्या हो? भुजाएं हो। 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो 3 भुजा हो या 3 से अधिक भुजाएं हो, और वो आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए। अगर ये 2 शर्तें पूरी होती हैं, माने वो आकृति अगर बंद हो, माने सभी भुजाएं जो है शीर्षों पे जाके मिले, आकृति खुली ना हो, और उसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। अब त्रिभुज को देखते हैं, इसमें 1 2 3 भुजाएं हैं, बंद आकृति है, तो ये भी क्या होगा? ये बहुभुज होगा। चतुर्भुज को देखो, इसमें 4 भुजाएं हैं, 3 से अधिक भुजाएं हैं, बंद आकृति है, ये भी क्या होगा? एक बहुभुज होगा। इसी प्रकार ये पंचभुज में 3 से अधिक भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं, बंद आकृति है, एक बहुभुज होगा। षष्ठभुज में 3 से अधिक भुजा, 6 भुजाएं हैं और बंद आकृति, ये भी एक बहुभुज होगा। अर्थात त्रिभुज से शुरू होकर जितनी भी आगे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाए, और अगर वो आकृति बंद आकृति है तो वो एक प्रकार का क्या होगा? बहुभुज होगा। अब इनका व्यक्तिगत अपना अलग नाम है। जैसे क्लास में लड़के पढ़ते हैं लेकिन किसी का नाम राम होता है, किसी का नाम मोहन, किसी का नाम श्याम होता है, वैसे ये बहुभुज है, माने लड़के हुए। अब इनका अपना व्यक्तिगत नाम होगा। ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज। ये क्या कहलाएगा? चतुर्भुज। ये क्या कहलाएगा? पंचभुज। ये क्या कहलाएगा? षष्ठभुज।
सप्तभुज, 7 भुजाएं होंगी तो सप्तभुज, 8 भुजाएं होंगी तो अष्टभुज, इस प्रकार। तो ये सभी बहुभुज को बिलोंग करते हैं, बहुभुज समुदाय को से संबंधित हैं, लेकिन इनका अपना व्यक्तिगत नाम है। तो बहुभुज किसे कहेंगे? एक ऐसी ज्यामितीय आकृति, बंद आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हों। 2 शर्तें हैं, आकृति बंद होनी चाहिए और भुजाओं की संख्या कम से कम क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुभुज। तो सबसे कम भुजा वाला बहुभुज कौन होगा? त्रिभुज होगा, क्योंकि न्यूनतम भुजाओं की संख्या बहुभुज की परिभाषा में कितनी दी है? 3। तो सबसे कम भुजा वाला बहुभुज कौन होगा? त्रिभुज होगा। तो ये है बहुभुज की परिभाषा। अब बहुभुज के प्रकार, बहुभुज के प्रकार। अब एक प्रकार मैं बाद में बताऊंगा बहुभुज का, है ना। अभी एक दृष्टिकोण से मैं बहुभुज के प्रकार बता देता हूँ। तो बहुभुज के 2 प्रकार हैं। बहुभुज के प्रकार, ठीक है, बहुभुज के प्रकार। तो एक तो है शीर्षों के आधार पे, शीर्षों के आधार पर, और दूसरा प्रकार है कोण और भुजाओं के आधार पर, कोण एवं भुजाओं के आधार पर, कोण एवं भुजाओं के आधार पर। यही बता देता हूँ दोनों प्रकार को, ठीक है। पहला प्रकार है शीर्षों के आधार पर, दूसरा प्रकार है कोण एवं भुजाओं के आधार पर। क्या? बहुभुज के प्रकार। तो शीर्षों के आधार पे 2 प्रकार के हैं बहुभुज। पहला बहुभुज है उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, और दूसरा है अवतल बहुभुज, दूसरा है अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज, ठीक है। और कोण एवं भुजाओं के आधार पर पहला प्रकार है नियमित बहुभुज, नियमित बहुभुज, और दूसरा प्रकार है अनियमित बहुभुज, अनियमित बहुभुज। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। शीर्षों के आधार पे पहला प्रकार है उत्तल बहुभुज। तो शीर्षों के आधार पर किस प्रकार है उत्तल बहुभुज? देखिए, एक ऐसा बहुभुज जिसके सभी शीर्ष, एक ऐसा बहुभुज जिसके सभी शीर्ष बाहर की ओर निकले हों, बाहर की ओर निकले हों, बाहर की ओर निकले हों, बाहर की ओर निकले हों। तो ऐसे बहुभुज को हम कहते हैं उत्तल बहुभुज। एक ऐसा बहुभुज जिसके सभी शीर्ष क्या हैं? बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज कहते हैं, ठीक है। शीर्ष सभी बाहर की तरफ निकले हुए रहेंगे। अब बाहर की तरफ निकले हुए हों और साथ ही क्या होना चाहिए? तथा अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण 180 अंश से कम हो। ये 2 बातें अगर पूरी हो रही हैं, इसी को मैं भूल रहा था दूसरे पॉइंट को। तो उत्तल बहुभुज जिसके सभी शीर्ष बाहर की ओर निकले हों तथा प्रत्येक अंतःकोण 180 अंश से अगर कम हो, तो ऐसे बहुभुज को हम कहते हैं उत्तल बहुभुज। अब इसको समझिए, सभी शीर्ष बाहर की ओर निकले हुए हों। जैसे मैं एक पंचभुज बना रहा हूँ, मैं ये मान लीजिए ये मैं षष्ठभुज बनाया। एक मैं इस तरीके से बना सकता हूँ षष्ठभुज को, और एक तरीका ऐसा हो सकता है षष्ठभुज को बनाने का। देखिए 1 2 ये पंचभुज, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 ये पंचभुज है। पंचभुज को मैं 2 तरीके से बना पा रहा हूँ। पहला तरीका ये है
और दूसरा तरीका ये है। दोनों में क्या अंतर है? देखिए पहले तरीके में ये शीर्ष देखिए बाहर की ओर निकला है, ये शीर्ष देखिए बाहर की ओर निकला है, माने नुक्की दिखाई दे रही है। ये शीर्ष देखिए बाहर की ओर निकला है, ये शीर्ष बाहर की ओर और ये शीर्ष बाहर की तरफ। इसमें देखिए कि ये शीर्ष ये शीर्ष ये शीर्ष ये शीर्ष तो बाहर की ओर निकले हैं, लेकिन ये जो शीर्ष है ये किधर है? अंदर की तरफ है। तो ये फर्क की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो बहुभुज है ये क्या है? इसके सभी शीर्ष बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक बात। और इसका प्रत्येक अंतःकोण क्या है? 180 अंश से कम का है। तो ये वाला जो है इसके चूंकि सभी शीर्ष बाहर की ओर निकले हैं और प्रत्येक अंतःकोण कौन सा होता है? किसी भी ज्यामितीय आकृति में ये जो भीतर का कोण होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अंतःकोण बोलते हैं। अच्छा, बहुभुज की एक विशेषता होती है, वो बताना भूल गया, कि किसी बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही अंतःकोण होते हैं और उतने ही शीर्ष होते हैं। जैसे त्रिभुज में देखो, त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 अंतःकोण। ये पंचभुज में देखिए 1 2 3 4 5 भुजाएं, 5 अंतःकोण और 5 शीर्ष, 1 2 3 4 5। तो बहुभुज की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसमें जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही शीर्ष होते हैं और उतने ही अंतःकोण होते हैं। वापस आ जाइए। तो उत्तल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज जिसके सभी शीर्ष बाहर की ओर निकले हुए हों और प्रत्येक अंतःकोण 180 अंश से अगर कम का है तो उसे हम कहते हैं उत्तल बहुभुज। तो ये क्या हो जाएगा? एक उत्तल बहुभुज। त्रिभुज मैं बना दिया तो ये भी क्या हो जाएगा? उत्तल बहुभुज। ठीक है, चतुर्भुज बना दिया ऐसा करके, तो इसके चारों शीर्ष बाहर की तरफ निकले हैं, प्रत्येक अंतःकोण 180 अंश से कम का है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल बहुभुज। अब अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक शीर्ष, कम से कम एक शीर्ष अंदर की तरफ या भीतर की तरफ, अंदर की तरफ हो एवं कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण, एक अंतःकोण का मान 180 अंश से अधिक हो, तो हम ऐसे बहुभुज को क्या कहते हैं? अवतल बहुभुज कहते हैं। इसको देखिए, ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक शीर्ष अंदर की तरफ हो। देखो इसका एक शीर्ष, ये वाला शीर्ष जो है ये अंदर की तरफ है, बाकी क्या है? बाहर की तरफ निकले हैं। ठीक है, अंदर की तरफ है और कम से कम एक अंतःकोण का मान 180 अंश से अधिक हो। तो वही शीर्ष जो अंदर की तरफ है उसके अंतःकोण को आप देखेंगे तो हम भीतर से नापेंगे अंतःकोण, तो निश्चित रूप से ये कोण क्या होगा? 180 अंश से अधिक का होगा। तो एक ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक शीर्ष अंदर की तरफ हो, 2 शीर्ष भी हो सकते हैं, ऐसा मैं बना दूं। 3 शीर्ष भी हो सकते हैं अंदर की तरफ। ये एक ऐसा बहुभुज है, क्या हुआ? बंद आकृति है। ठीक है, 3 से अधिक भुजाएं हैं तो ये क्या हो गया? बहुभुज हुआ। अब देखो ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष भीतर की तरफ हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? अवतल बहुभुज होगा, क्योंकि कम से कम एक शीर्ष क्या होना चाहिए? भीतर की तरफ। तो एक से अधिक 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष भी अगर अंदर की तरफ रहेंगे तो, और जैसे ही शीर्ष अंदर की तरफ हो जाएंगे उनका अंतःकोण का मान हम ऐसा नापेंगे। तो ये यहाँ से एक किरण निकली, यहाँ से एक किरण निकली, तो ये 180 अंश का होता है। जैसे ये किरणें और झुक जाएंगी और हम इधर से नापेंगे तो क्या होगा? 180 अंश से ज़्यादा का होगा। ये कोण भी 180 अंश से ज़्यादा का है, तो ये दोनों शर्तें पूरी करता है। इसका कम से कम एक शीर्ष, यहाँ पर 2 हैं, अंदर की तरफ हैं, और कम से कम एक अंतःकोण 180 अंश से अधिक का होना था, इसके 2 अंतःकोण हैं, तो ये सारे शर्तें पूरी करता है। तो ये भी एक अवतल बहुभुज होगा, ये भी एक अवतल बहुभुज होगा। और उत्तल बहुभुज के सभी शीर्ष बाहर की तरफ निकले होंगे और प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? 180 अंश से कम होगा। तो ये पहला प्रकार हुआ। किस आधार पे? शीर्ष के आधार पे।
तो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार पे, ठीक है, दूसरे दृष्टिकोण से बहुभुजों का प्रकार देखते हैं। कोण एवं भुजाओं के आधार पर बहुभुज के प्रकार। नियमित बहुभुज, एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं माने सभी भुजाओं की लंबाई से मतलब है सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण बराबर हों, सभी अंतःकोण बराबर हों। माने ऐसा बहुभुज ऐसा होना चाहिए जिसकी उसमें जितनी भी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हों, चाहे 4 भुजाएं हों, चाहे 5 भुजाएं हों, सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए और सभी अंतःकोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और सभी अंतःकोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब एक उदाहरण से देखिए, एक हम समबाहु त्रिभुज को देखते हैं। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, ये भुजा तीनों बराबर। अब तीनों भुजाएं बराबर हो गई। अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का। ये सीख कर आए हो आप लोग 6वीं में। समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 60-60 अंश के होते हैं। तो अब हम इस समबाहु त्रिभुज पे अगर चर्चा करें, तो क्या हो रहा है, ये एक ऐसा बहुभुज है, इसकी सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं हैं, आपस में क्या है, लंबाई में बराबर हैं और सभी अंतःकोण भी क्या हैं, बराबर हैं। तो समबाहु त्रिभुज एक क्या हो जाएगा, नियमित बहुभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियमित बहुभुज हो जाएगा। चतुर्भुजों की श्रेणी में अगर हम आए तो हम वर्ग पे विचार करते हैं एक बार। वर्ग, तो देखिए ऐसा होता है वर्ग, ठीक है, वर्ग ऐसा होता है, नीचे की लाइन टेढ़ी हो जाती है। हाँ, चलिए मैं ऊपर बना दूं, वर्ग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्ग ऐसा होता है, ये वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और चारों अंतःकोण कितने कितने अंश के होते हैं, 90-90 अंश के होते हैं, ठीक है। ये वर्ग हुआ, सभी अंतःकोण कितने कितने अंश के, 90-90 अंश के। तो देखिए क्या हुआ कि ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं, चारों भुजाएं क्या है, लंबाई में बराबर हैं और सभी अंतःकोण 90-90 अंश के हैं। तो समबाहु त्रिभुज और वर्ग, ये माने कम भुजा वाले में ऐसे 2 नियमित बहुभुज हैं। तो नियमित बहुभुज कौन होगा, एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो और उसके सभी अंतःकोण क्या होने चाहिए, एक नाप के होने चाहिए। कोई उदाहरण लिखने के लिए पूछेगा तो समबाहु त्रिभुज और वर्ग लिख सकते हो, ठीक है। चतुर्भुजों में एकमात्र वर्ग ही है जो क्या होता है, नियमित बहुभुज की श्रेणी में आता है, अर्थात वर्ग की ही चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ चारों कोण बराबर होते हैं। चारों भुजा बराबर वाला समचतुर्भुज भी होता है, लेकिन उसके चारों कोण 90 अंश के, माने चारों कोण समान नहीं होते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अनियमित बहुभुज, इसका उल्टा, एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण बराबर न हो तो हम उसे क्या कहते हैं, अनियमित बहुभुज। माने ये स्थिति, अगर कोई बहुभुज नियमित नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अनियमित। अब मैं किसी समबाहु त्रिभुज को छोड़कर किसी दूसरे त्रिभुज की बात करूं, मान लेता हूं मैं एक
समद्विबाही समकोण त्रिभुज की बात करूं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, लेकिन ये चूंकि समकोण त्रिभुज है ये 90 अंश का कोण होगा। तो देखो समकोण त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, लेकिन किसी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो शेष दोनों भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये भुजा इन दोनों के बराबर नहीं है, तो पहली शर्त अधूरी हो गई। माने क्या है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं। अब ये कोण 90 अंश का हुआ तो ये दोनों में से कोई भी 90 अंश के नहीं हो सकते, क्योंकि एक 90 अंश का होगा, तीसरी भुजा तीसरा कोण बनेगा ही नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश के होते हैं। तीसरा कोण 0 अंश का होगा, माने त्रिभुज ही नहीं बनेगा। माने एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को लो या कोई सामान्य समकोण त्रिभुज को लो तो तीनों भुजाएं बराबर नहीं हुई और तीनों कोण का मान भी बराबर नहीं हुआ। तो समबाहु त्रिभुज को छोड़कर कोई दूसरे प्रकार का कोई भी त्रिभुज होगा तो वो कैसा होगा, अनियमित बहुभुज की श्रेणी में आएगा, क्योंकि न तो उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं लंबाई में और न ही सभी अंतःकोणों की माप क्या है, समान है। वर्ग को छोड़कर हम कोई दूसरे चतुर्भुज को देखें, वर्ग को छोड़कर मान लेते हैं हम आयत की बात करें, आयत की बात करें, ये आयत है, ठीक है, ये आयत है। आयत में क्या हो रहा है, आयत में देखिए एक शर्त पूरी हो रही है, सभी कोणों का मान कितना कितना अंश का हो रहा है, 90 अंश का हो रहा है, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है। ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं और ये भुजा और ये भुजा बराबर है आमने सामने की, लेकिन क्या हो रहा है, ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं, ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है, माने दोनों शर्त एक साथ पूरी होना है। तो आयत के केस में क्या हो रहा है कि भले इसके चारों अंतःकोण बराबर तो हो रहे हैं, लेकिन इसकी चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर नहीं हो रही है, इसलिए आयत भी क्या होगा, एक अनियमित बहुभुज होगा। तो एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी अंतःकोण क्या हो, बराबर हो, नियमित बहुभुज होगा, जैसे सम बाहु त्रिभुज या वर्ग, और एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण बराबर न हो। तो सभी अंतःकोण यहाँ बराबर है, लेकिन भुजाओं वाली बात यहाँ पूरी नहीं हो रही है, इसलिए आयत जो है क्या होगा, एक अनियमित बहुभुज होगा। तो ये है बहुभुज के प्रकार। खूब सारी फरमाइशें आ रही हैं, जिन लोगों ने फरमाइश भेजी है वो लोग थोड़ा सा सब्र से इंतज़ार कीजिए। तो जिसकी फरमाइश, माने मैं कोई फरमाइशों में से कोई पाठ को पहले बना रहा हूँ, तो ये नहीं सोचेंगे कि सर मेरी फरमाइश को पूरी नहीं किए। वैसे भी आप फरमाइश करें या ना करें, पूरे मिडिल स्कूल का सबसे पहले मैं कंप्लीट करूँगा 6वीं 7वीं 8वीं के सारे वीडियोज़, और उसके बाद फिर हाई स्कूल के वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, 9वीं का पूरा बनाऊँगा, 9वीं 10वीं का एक साथ चलाऊँगा, और फिर जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर मैं 11वीं 12वीं पे जाऊँगा और आने वाले समय में टीएससी के वीडियोज़ भी मैं बनाऊँगा। तो आज जो है आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, काफ़ी समय हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं, तो मैं पूरा नहीं पढ़ाऊँगा। आज बहुभुज के विकर्ण देख लेते हैं, बहुभुज के विकर्ण, बहुभुज के विकर्ण। जब मैं रचना वाली पाठ पढ़ा रहा था उसमें बोला था मैं विकर्ण को समझाऊंगा। तो मान लेते हैं ये एक षष्ठभुज है मेरे पास, ये एक षष्ठभुज है, एक बंद आकृति है, ठीक है, भुजाएं 3 से अधिक हैं, तो क्या हो जाएगा, एक बहुभुज हो जाएगा। अब मैं अगर इसके शीर्षों को नाम दे दूं A, B, C, D, E और F, ऐसे ही नाम देते हैं, बताना भूल गया था। ऐसे ही जैसे सामान्य ज्यामितीय आकृति के शीर्षों का नाम देते हैं, इसको कैसे बोलेंगे, षष्ठभुज ABCDEF, ठीक है, ऐसा षष्ठभुज इसका नाम लिखना होगा। तो षष्ठभुज ABCDEF ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक षष्ठभुज एक बहुभुज हुआ। अब हम शीर्ष A से अगर देखें तो इसकी 2 संलग्न भुजाएं हो गई AB, मैं A से शुरू कर रहा हूँ, AB और AF 2 संलग्न भुजाएं हुई। मैं रचना वाले पाठ में समझाया था कि संलग्न भुजाओं का मतलब ऐसी भुजाएं जो किसी एक शीर्ष पर आकर मिलती हैं, जो किसी एक शीर्ष पर आकर मिलती हैं। तो ये भुजा FA और BA ये A शीर्ष पे आकर मिलती हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी,
संलग्न भुजाएं होंगी। क्या होंगी? संलग्न भुजाएं होंगी। ठीक है, तो ये दोनों संलग्न भुजाएं हो गई। और भी संलग्न भुजाएं हैं। बी शीर्ष को अगर मैं लूँ तो ए बी और सी बी, ये दोनों भुजाएं बी शीर्ष पे मिलते हैं, तो ये और ये संलग्न भुजा हो जाएंगी शीर्ष बी के परिप्रेक्ष्य में। शीर्ष सी को लूँ तो ये बी सी भुजा और डी सी भुजा सी शीर्ष पे मिलते हैं, तो ये दोनों संलग्न भुजाएं होंगे। वैसे डी शीर्ष के लिए ई डी और सी डी संलग्न भुजाएं होंगी। ई शीर्ष के लिए डी ई और एफ ई संलग्न भुजाएं होंगी। एफ शीर्ष के लिए ई एफ और ए एफ या एफ ए संलग्न भुजाएं होंगी। तो प्रत्येक शीर्ष के लिए एक जोड़ी संलग्न भुजा हमेशा मिलेगी। तो ऐसी भुजाएं, किसी ज्यामितीय आकृति की ऐसी भुजाएं जो किसी एक शीर्ष पे आके मिलती हैं। तो इस ए एफ भुजा को देखिए और बी एफ भुजा को देखिए, ये शीर्ष ए पर आकर मिल रही हैं, तो भुजा एफ ए और भुजा बी ए या ए बी या ए एफ या और ए बी संलग्न भुजाएं हुई। तो किसी एक शीर्ष को मैं लूँ तो किसी बहुभुज के किसी एक शीर्ष के संलग्न भुजाओं वाले सिरों को छोड़कर, क्या बोल रहा हूँ सुनिए, किसी बहुभुज के किसी एक शीर्ष को अगर हम लें और उसके संलग्न भुजाओं वाले सिरों को छोड़ दें, तो संलग्न भुजा, इसका संलग्न भुजा ये, तो इसका दूसरा सिरा ये हो गया, गोल बना दे रहा हूँ, और ये एक संलग्न भुजा हुई, इसका दूसरा सिरा ये हुआ। इनको छोड़कर उस शीर्ष से अन्य शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, अन्य शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनिए, या लिख दे रहा हूँ, किसी बहुभुज के किसी शीर्ष के संलग्न भुजाओं के दूसरे सिरे वाले शीर्षों को छोड़कर उस शीर्ष को, माने यहाँ पर ये शीर्ष कौन हो जाएगा? ए। उस शीर्ष को अन्य शीर्षों से मिलाने वाले रेखाखंड उस बहुभुज के विकर्ण कहलाते हैं। उस बहुभुज के विकर्ण कहलाते हैं। अब समझिए इसको, ठीक। क्या लिखा मैंने? किसी बहुभुज के किसी शीर्ष के संलग्न भुजाओं के, ये एक बहुभुज हो गया, उसका एक शीर्ष लिया हमने, कौन सा? ए। इसकी संलग्न भुजाएं ए बी और क्या हुई? ए एफ हुई। संलग्न भुजाओं के दूसरे सिरे वाले शीर्षों को छोड़कर, ये संलग्न भुजाओं के दूसरे सिरे वाला शीर्ष ये एफ हुआ, और इधर की संलग्न भुजा के लिए दूसरा शीर्ष कौन हुआ? बी हुआ। इन दोनों शीर्षों को छोड़कर इस शीर्ष को, उस शीर्ष को अर्थात ए को अन्य शीर्षों, अब अन्य शीर्ष, ये दोनों शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्ष कौन हुआ? सी, डी और ई, इनको मिलाने वाला रेखाखंड, ये पहला रेखाखंड, ए को मिलाने वाला डी से दूसरा रेखाखंड, और ये ए को ई से मिलाने वाला तीसरा रेखाखंड। तो ये जो तीन रेखाखंड हैं, ये तीनों क्या कहलाएंगे? उस बहुभुज के विकर्ण कहलाएंगे। मैं फिर से बता दूं कि मान लीजिए ये एक बहुभुज है, ठीक है, ये एक बहुभुज है, हम कोई सा भी शीर्ष को ले लेते हैं। हम ये शीर्ष को लिए, मान लो ये नाम है ए बी सी डी और ई, पंचभुज है। हम ये शीर्ष बी को लिए, ये शीर्ष को बी को लिया, गोला बना दिया, ठीक है।
अब इस बी शीर्ष के संलग्न भुजाएं कौन कौन है? बी ए और बी सी। तो अब ये बी ए भुजा का सिरा वाला शीर्ष कौन हुआ? ये। और ये बी सी भुजा का सिरा वाला शीर्ष कौन हुआ? ये हुआ। तो इस बी शीर्ष के संदर्भ में इसकी जो संलग्न भुजाएं हैं उसके सिरे वाले शीर्षों को छोड़कर जो शेष शीर्ष बचे कौन कौन? डी और ई, उनको इस बी से मिलाने वाला रेखाखंड, बी को डी से मिला दो और ई को बी से मिला दो। तो ये जो दो रेखाखंड होंगे कौन कौन? बी डी और कौन? बी ई, ये क्या कहलाएंगे? इस पंचभुज के विकर्ण कहलाएंगे। इस पंचभुज के क्या कहलाएंगे? विकर्ण कहलाएंगे। वैसे षष्ठभुज में मैं इस शीर्ष को लिया, हम किसी भी शीर्ष को ले सकते हैं। तो इस शीर्ष को लिया मैं, तो इस शीर्ष की संलग्न भुजाएं ए बी और ए एफ हुई। तो इस शीर्ष से जो संबद्ध संलग्न भुजाएं हैं उसके दूसरे सिरे वाला शीर्ष कौन कौन हुए? बी और एफ। इन दोनों को छोड़कर इस शीर्ष को उस बहुभुज के अन्य शीर्षों अर्थात सी डी और ई से मिलाने वाला रेखाखंड, तो पहला रेखाखंड कौन हुआ? ए सी, दूसरा रेखाखंड कौन हुआ? ए डी और तीसरा रेखाखंड कौन हुआ? ए ई। तो ये जो रेखाखंड हैं ये क्या कहलाएंगे? त्रिभुज के विकर्ण कहलाएंगे। त्रिभुज के क्या कहलाएंगे? विकर्ण कहलाएंगे। तो